जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वुड के घोषणा पत्र की बात कर ली थी, तो आज हम लोग हंटर कमीशन की बात करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ठीक, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रश्नों के माध्यम से उत्तर को समझते हैं और लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन की सिफारिशों का उल्लेख करिए। ठीक, और या प्राथमिक शिक्षा संबंधी 1882 में हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों की हमें क्या करना है, विवेचना करनी है। तो हंटर आयोग की कुछ सिफारिशें एवं सुझाव हैं, उनको देखते हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक, जिन क्षेत्रों में इन्होंने सिफारिशें और सुझाव दी हैं वो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुदान सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजनों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशालाएं। यह पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त क्षेत्रों और अंगों पर प्रकाश डाला। याद रखिएगा, हंटर जो आयोग है यह था, मतलब पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी क्षेत्रों और अंगों पर प्रकाश डाला। यद्यपि हंटर कमीशन ने 1854 के वुड के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति की, फिर भी इस आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के सुझावों में जान डाल दी। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं। तो हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने का आदेश दिया गया या निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। ठीक, ये लाइन आप याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है, मतलब इस बात की जांच करने का निर्देश दिया गया था। देश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान में स्थिति क्या है और उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाएं, इस विषय पर कमीशन ने अपनी निश्चयात्मक सिफारिशें की। ये संस्तुतियाँ प्राथमिक शिक्षा की नीति, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षण से संबंध रखती हैं। ठीक, संबंध रखती हैं। प्राथमिक शिक्षा की नीति देखते हैं। तो हंटर कमीशन ने स्वीकार किया कि अब वह समय आ गया है जब जनसाधारण हेतु प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती, इसलिए पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा की इस नीति का पालन करने हेतु कमीशन ने सुझाव दिए। देखते हैं कौन कौन से सुझाव। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। नेक्स्ट, भारत की जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का संबंध प्रसार और सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन। तो प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं, ठीक, स्थानीय संस्थाओं, नगर महापालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। इस प्रकार सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन तथा प्रशासन के भार से मुक्त हो जाएगी। आर्थिक व्यवस्था। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए अर्थ की क्या और कैसे व्यवस्था की जाए, इस संदर्भ में हंटर कमीशन ने कुछ सुझाव दिए। ठीक, मतलब पैसों के संदर्भ में। तो सुझाव कौन से? स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक, स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि को पृथक रख दें, ताकि जितनी राशि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की जाए वह उसी शिक्षा पर व्यय की जाए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि पृथक पृथक निर्धारित की जाए और पृथक पृथक रखी जाए। इस प्रकार गाँवों में प्राथमिक शिक्षा पर की जाने वाली धनराशि नगरों पर व्यय न की जा सके। अगला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रांतीय सरकारें स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक सहायता दें। ठीक है, और आर्थिक सहायता प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली स्थानीय धनराशि की आधी और तिहाई के मध्य में हो। तीसरा क्या सुझाव दिया कि स्थानीय फंड केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाए, नॉर्मल स्कूलों पर किए जाने वाला व्यय इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इनके प्राथमिक शिक्षा के संबंध में बात हो चुकी है हंटर कमीशन की। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग का मूल्यांकन कीजिए।
ठीक, हंटर आयोग का हमें क्या करना है, मूल्यांकन। तो पहला पॉइंट है कि आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है भारतीयों को देने का सुझाव किया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। दूसरा पॉइंट है कि आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी और 1854 के वुड घोषणा पत्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुष्ट किया। आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों आदि के शैक्षिक विकास में सहायता मिली और ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। पांचवा पॉइंट है कि आयोग ने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों का समावेश करने का सुझाव दिया। इससे आयोग ने शिक्षा के एकाकीपन को दूर किया तथा जीवन में शिक्षा के निकट का संबंध स्थापित किया। कुछ दोष भी हैं, वो दोष भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ कमियां, आयोग की सिफारिशों में मौलिकता की कमी थी। उसने अधिकतर वुड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया। सेकंड है कि हंटर आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की, जिससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के ऊपर डाल दिया। इन स्थानीय संस्थाओं के पास इतना धन नहीं था कि वे जनसाधारण की शिक्षा की उचित प्रकार से व्यवस्था कर सके। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया। सरकार के शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने के कारण निजी विद्यालय इतनी तीव्रता से बढ़े कि शिक्षा का विकास संख्यात्मक रूप से तो हुआ, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता घटने लगी, क्योंकि निजी प्रबंधकों ने शिक्षा को लाभ प्राप्त करने का साधन बना लिया। छठवां पॉइंट है कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए यह सुझाव दिया कि इसके लिए पृथक कोष का निर्माण किया जाए, परंतु इसके लिए कोई अनुपात निश्चित नहीं किया। इसी तरह आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रांतीय सरकारें पर्याप्त सहायता दें, परंतु पर्याप्त की मात्रा निश्चित नहीं की गई। इस प्रकार आयोग के कुछ सुझाव अत्यंत अस्पष्ट थे, इसलिए इन अस्पष्ट सुझावों को सरकार ने लाभ उठाया। ठीक, इसलिए इन अस्पष्ट सुझावों का सरकार ने लाभ उठाया। हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। तो शिक्षा के समस्त स्तरों पर विद्यालय की संख्या में अब अपूर्व वृद्धि हुई है, तो पढ़ चुके हैं आप। छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, सहायता अनुदान की मात्रा में वृद्धि हुई, शिक्षा का आधिकारिक प्रसार हुआ और शिक्षा का भारतीयकरण हुआ। ठीक, शिक्षा का भारतीयकरण हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़े हैं। हंटर आयोग का मूल्यांकन कीजिए। तो हंटर आयोग के मूल्यांकन में आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स और फिर कमियां और दोष आपने पढ़े हैं, लगभग 6 पॉइंट। और हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। ठीक, हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। और भी पॉइंट देख लेते हैं कि शिक्षा का भारतीयकरण हुआ, मिशनरियों ने अपना स्थान नगरों की शिक्षा से हटाकर पिछड़े इलाकों की शिक्षा पर केंद्रित किया। भारतीय शिक्षित वर्ग में शिक्षा के प्रति रुचि या वृद्धि हुई। शिक्षितों की संख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। शिक्षा परीक्षा प्रधान बन गई, मतलब परीक्षाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। शिक्षा में परीक्षाओं का अधिक महत्व हो गया। और अगला पॉइंट है कि शिक्षा पर अंग्रेजी वर्चस्व हावी रहा, इसलिए शिक्षा अंग्रेजी प्रधान बन गई। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित एवं सैद्धांतिक बन गई। ठीक, तो यहाँ पर जो बड़े प्रश्न थे उनकी बात हो चुकी है। अब हम लोग कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में अक्सर रिपीट भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप सबको पता है कि ये 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। और हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त स्रोतों पर प्रकाश डाला। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे आप पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजनों और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशाला। तो ये क्षेत्र थे जो इसके अंतर्गत आते थे। हंटर कमीशन में विशेष रूप से क्या निर्देश था? तो देखिए, हंटर कमीशन विशेष रूप से निर्देश यही था कि क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है? देश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान में क्या स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाएं? तो यही निर्देश दिया गया था। चौथा प्रश्न है कि हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या स्वीकार किया? तो हंटर कमीशन ने स्वीकार किया कि अब वह समय आ गया है जब जनसाधारण हेतु प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती है, इसलिए पहले की अपेक्षा
प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। ठीक, सिंपल से प्रश्न है, उनका उत्तर भी आसान है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिसमें देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। छठा है कि हंटर कमीशन में भारतीय शिक्षा के साथ क्या उपकार किया गया। तो ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। अब हंटर कमीशन की प्रमुख कमी क्या थी। तो कमी यह थी कि आयोग की सिफारिशों में मौलिकता की कमी थी और उसने अधिकतर वुड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया था। ठीक, और हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक सिफारिश की गई थी, जिससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। और लास्ट प्रश्न है कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू करने की जो आज भी प्रचलित है। तो अनुदान प्रणाली। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो लेसन है हंटर कमीशन यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से पढ़ाई करिए।